जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और मैं आपके सब्जेक्ट इकोनोमेट्रिक्स थ्योरी एंड एप्लीकेशन का कोर्स फैसिलिटेटर हूँ। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे इकोनोमेट्रिक्स के इस चैप्टर में वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको याद होगा कि जब मैंने स्टार्ट में ये कोर्स डिस्कस करना शुरू किया था तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हम इसको मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज़ में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था। सेकंड फेज़ है ये, सेकंड फेज़ में हमने मैक्रो को डिस्कस करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, इस वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने रिवाइज करने हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आगे इकोनोमेट्रिक्स में इसको यूज़ करेंगे। तो चलें फॉर्मली स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स को। शुरू की जो चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो वही वाले रिपीट होंगे जो कि हमने माइक्रो में पढ़े थे, तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूँगा। इकोनॉमिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन थी पिछली दफ़ा जिस चीज़ को मैंने आपसे डिस्कस किया था कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि आपके पास जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, और आपने उसको कुछ इस तरह से यूज़ करना होता है कि आप अपनी तमाम चीज़ों को मतलब अपने सिस्टम को चला सकें, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कर सकें कि अपनी नीड वांट सब जो है उस चीज़ में पूरी कर सकें। ठीक हो गया, ये बहुत ही सिंपल सी और एक बेसिक सी डेफिनेशन है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो में हमने ये पढ़ा था कि हम इंडिविजुअल लेवल पे छोटे पैमाने पे बात करते हैं, मैक्रो में हम थोड़ा बड़े पैमाने पे बात करते हैं, लाइक कंट्री लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, इस तरह से हम बात करते हैं। मैक्रो में आपकी मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, जीडीपी वगैरह आ जाती है इसमें। ये चीज़ें हम सारी जो हैं वो आगे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट में। तो चलें इसको थोड़ा सा अभी पॉज कर देते हैं, आगे इन चीज़ों को हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे मैक्रो के इन चीज़ों को, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएंगी। स्कार्सिटी होती है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है कि आपके पास अगर मतलब अभी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस टाइम पे कुछ और भी कर सकते थे, लाइक आप मूवी देख सकते थे या आप बाहर फ्रेंड्स के साथ बैठ सकते थे या सो सकते थे, ठीक है। तो ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि आप जो काम कर रहे थे उसके अगेंस्ट अगर जो आप कर सकते थे वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाता है? चार चीज़ें थी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड में आपके रिसोर्सेज वगैरह भी शामिल हो जाते हैं, आम लैंड भी इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। लेबर आपका इसमें ह्यूमन रिसोर्स के मतलब बात हुई थी। कैपिटल आपके पास इन्वेस्टमेंट या इस तरह की फॉर्म में थी, ठीक है। ये तीनों का कोलैबोरेशन होता है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चले जाते हैं। प्रोडक्ट मार्केट वर्सेस रिसोर्स मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट में होता है कि जो फिनिश गुड्स होती हैं मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं कंज्यूमर के लिए, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट आ जाती है। रिसोर्स मार्केट में होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, वो आपकी रिसोर्स मार्केट आ जाती है। इसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में ये कर्व है, आपको याद होगा इस कर्व के मतलब डिस्कस किया था मैंने कि अगर हम इससे अंदर की तरफ कोई मतलब ये आपकी प्रोडक्शन लाइन जा रही है, ठीक है, ये आपकी प्रोडक्शन है, ठीक है। अगर आप इस लाइन के ऊपर हैं तो उसका मतलब ये है कि आप मतलब जो है ना वो एफिशिएंटली अपने तमाम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, पैसे को भी और लेबर को भी, ठीक है। अगर आप इसके अंदर आपकी आ जाती है चीज़, जैसे ये पी पे आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो अंडर मतलब आपकी प्रोडक्शन जो है वो उससे एक्चुअल से अंडर है, ठीक है। और अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वैसे तो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन आप इस कर्व को बढ़ा सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके, ठीक है। मैंने आपको पहले भी शायद पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था इस तरह से कि जिस तरह से एडवांसमेंट्स आ रही है, टेक्नोलॉजी में आ रही है और हर चीज़ में आ रही है, ठीक है, तो प्रोडक्शन आपकी बहुत सी चीज़ों की अब ज़्यादा हो जाती है, एफिशिएंसी इसमें बहुत ज़्यादा आ गई है, सिस्टम में आ गई है। इस तरह से आप अगर एग्रीकल्चर की साइड पे हैं, ठीक है, तो अगर पहले आपकी एक स्पेस में अगर आप समझ लें कि 1 टन जो है वो वीट प्रोड्यूस कर सकते, तो आप 1.5 पे 2 पे भी चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर आ गई है, पेस्टिसाइड्स इतनी अच्छी आ गई हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस चीज़ को आगे कर सकते हैं। इसके बाद एब्सोल्यूट एडवांटेज है, कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे। एब्सोल्यूट में होता है कि जिसके पास जो चीज़ बहुत ही अच्छी है प्रोडक्शन के हिसाब से, लाइक मेरे पास एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है वीट का, ठीक है, तो मैं वीट की प्रोडक्शन पे फोकस करूँ, वही फिर एक्सपोर्ट वगैरह भी करूँ। कंपैरेटिव एडवांटेज में होता ही है कि हम जो है वो थोड़ी सी बेहतर प्रोडक्ट की तरफ फोकस करते हैं। बेटर प्रोडक्ट मतलब हम दें प्रोडक्शन में, हम प्रोडक्शन साइज पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि हम कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, बट जितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें वो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड की हम बात करते हैं। ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड में, ट्रेड तो मतलब सिंपल ही है, आप समझ हैं कि जी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती है कि आप जो है ये देखते हैं कि डिफरेंस क्या है आपका एक्सपोर्ट में और इम्पोर्ट में। अगर आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं और इम्पोर्ट कम है, ठीक है, तो आप उसका मतलब है कि पॉजिटिव उसमें है।
यानी कि पॉजिटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड में आप, ठीक है। और अगर आपकी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो फिर आप इसका मतलब है कि नेगेटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड में है, ठीक है। इसके बाद सर्कुलर फ्लो मॉडल, इसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट, फैक्टर, ट्रांसफर, सब्सिडी, ये पांच चीज़ें, ये 5 पॉइंट्स है। प्राइवेट सेक्टर आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर होता है जहाँ पे लोगों की अपनी वो होती है। हाशु ग्रुप की मैंने एग्जांपल दी थी, प्राइवेट में आ जाता है। बहदिया टाउन आपका प्राइवेट में, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि जो जिसको गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, ठीक है। फैक्टर पेमेंट्स में मैंने जो पिछली स्लाइड में वो फैक्टर के 4 पॉइंट्स बताए थे, उसमें जो आपकी लेन देन होती है वो पेमेंट्स वगैरह की, वो सारी फैक्टर पेमेंट्स में आ जाती है। ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या होता है कि वो चीज़ें जिसमें गवर्नमेंट जो है वो सोशल किस्म के काम अपने आवाम के लिए कर रही होती है, लाइक रोड बना दी, पार्क बना दिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफर पेमेंट्स में आ जाती है, ठीक है। सोशल टाइप के काम होते हैं जो वो अपनी आवाम के लिए कर रही होती है। इसके बाद सब्सिडी में वो कुछ रिलीफ वगैरह दे देती होती है, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है कि उस पर से कुछ टैक्स वगैरह कम कर देती है, बाज़ दफ़ा हो जाती है कि अपने बेहाफ पे कुछ पेमेंट करना स्टार्ट कर देती होती है उन कंपनीज को जो वो चीज़ें बना रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा होता है कि उसमें जब इम्पोर्ट करती है तो मतलब अपने पास से ज़्यादा पैसों से ख़रीदती है बट आवाम को सस्ते पैसों में बेचती है, ठीक है। तो सब्सिडी के बहुत से टाइप मतलब किसी भी तरीके से वो कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं जी इस डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड सप्लाई में डिमांड जो है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है और ऊपर से नीचे की तरफ होती है। सप्लाई जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। सिंगल शिफ्ट क्या होता है कि आपकी डिमांड जो है या सप्लाई, कोई एक जो चीज़ है ना, एक लाइन जो है वो शिफ्ट होती है अपनी जगह से, ठीक है। इसमें मैंने एग्जांपल में आपके सामने नज़र भी आ रही है, पहले डिमांड वाली में आप देख रहे हैं वो आगे भी जा सकती है, वो पीछे भी जा सकती है, ठीक है। इस तरह सप्लाई भी आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। ये सिंगल शिफ्ट होता है। डबल शिफ्ट में होता है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो साइमल्टेनियसली मूव कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मैक्रो की चीज़ों में, ठीक है। मैक्रो में मैंने आपको बताया था कि हम बड़े पैमाने पे बात कर रहे होते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे, मुल्की लेवल पे, ठीक है, कौमी सतह के आप ऊपर बात कर रहे होते हैं आप, ठीक है। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रही होती है, इसमें इन्फ्लेशन भी आ रही होती है, इसमें जीडीपी भी आ रही होती है, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हिसाब है कि अगर आप देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना किसी भी इंटरनेशनल जो हैं आपके मेजर गोल्स जो हैं वो 3 ही हैं, ठीक। एक है आपका प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड है आपका लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है आपका कीप प्राइसेस स्टेबल यानी इन्फ्लेशन को आप जरा कंट्रोल में रखें। अब इसको 1 बाय 1 जो है वो इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी है प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहले कि जी आपने जो जीडीपी है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अपनी जीडीपी को आपने किसी न किसी तरीके से हमेशा अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है, उठा के रखना है। जीडीपी में ना आप अपने प्रीवियस ईयर को भी देखते हैं और करंट ईयर को भी देखते हैं ताकि आपके पास ना ज़रा बेहतर तरीके से कंपैरिजंस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएं कि आपको पता चले कि लास्ट ईयर हमने क्या किया था और इस ईयर क्या किया है। आप बेस ईयर को भी लेके चल सकते हैं, लाइक वो 3 साल या 5 साल पुराना भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी करते हैं और मोस्टली आप जो है इनको टर्म्स ऑफ मनी ही करते हैं, ठीक है, पैसों में ही आप बात कर रहे होते हैं। और कंट्री का ज़्यादा बेहतर तरीके से सिनेरियो ज़्यादा जो है वो तब बेहतर तरीके से आप और भी मतलब इसको रिपोर्ट्स को बेहतर कर सकते हैं अगर आप उसको डॉलर्स वगैरह में करें। ये कुछ ऑथर्स की अजम्पशन है कि आपको डॉलर्स में ही करना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा बेहतर, क्योंकि सबका अगर एक जैसी करेंसी हो ना फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलता है कि यार क्या कहानी चल रही है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप जो है ना कुछ ऑथर करते हैं कि अगर आप इसको डॉलर में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फ़ायदा ये होता है कि जब तमाम कंट्रीज़ जैसे जो है वो दुनिया की वो अगर डॉलर में करेंगी तो फिर बेहतर होगा कि हम लोगों के लिए कंपैरिजंस करना कि यार हाँ इस कंट्री का जो है ये हिसाब किताब है, आजकल ये है, पिछले साल ये था। जीडीपी पर कैपिटा क्या होती है कि जी आपकी जो टोटल जीडीपी होती है उसको डिवाइड कर देते हैं आप टोटल पॉपुलेशन से, ठीक हो गया। और इसका ये मतलब है इन शॉर्ट के, इन सिंपल वर्ड्स के, एक बंदा जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो कितना कमा रहा है, ठीक है। फिर आपकी बात आती है थिंग्स नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी आर इंटरमीडिएट गुड्स। वो चीज़ें जो जीडीपी में नहीं इंक्लूड होती हैं उसमें इंटरमीडिएट गुड्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीडीपी में हम जो है वो फाइनल गुड्स के मुतालिक की बात करते हैं। मतलब अगर मेरे पास, जैसे मैं अभी लैपटॉप पे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये लैपटॉप का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा ना, यानी पूरा चलता हुआ
जो लैपटॉप होगा उसकी बात होगी। इसके बीच में जो चिप्स लगी हुई हैं उस चिप की बात नहीं होगी, जो कंपोनेंट छोटे छोटे लगे हुए हैं उनकी बात नहीं होगी। मुझे मतलब जब बात होगी तो पूरे के पूरे कंप्लीट प्रोडक्ट की बात होगी, ठीक है। तो वो उसी की चीज़ जो है वो काउंट होती है। इसी तरह मोबाइल्स का भी इसी तरह से है कि मोबाइल में जो प्रोसेसर हैं और चिप्स हैं, स्क्रीन है, अलग-अलग, इनकी बात नहीं हो रही, पूरे मोबाइल की बात होगी, ठीक है। वो सिर्फ चीज़ें जो हैं वो काउंट होती हैं। दूसरे नंबर पे है जी नॉन प्रोडक्शन ट्रांजैक्शन। इसमें होते हैं आपके बॉन्ड्स हो गए, टी बिल्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये जो है वो आपकी इसमें नहीं आती। जो पुरानी आपकी गाड़ियां हैं जो वो मार्केट में दोबारा से सेल परचेज हो रही होती है तो वो जीडीपी में नहीं आती, ठीक है। उनका कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट टाइम जो आपकी है वो है। इसके बाद है आपका नॉन मार्केट एंड इलीगल एक्टिविटीज़। ये आपके जो एनसीपी कार्ड्स वगैरह जो आती हैं वो आपकी जीडीपी में नहीं आ सकती, ठीक है। उसमें टैक्स नहीं है, कुछ इस तरह का नहीं है, उसका कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से आ रही है, किस तरह आ रही है, कैसे जा रही है, ठीक है। मतलब अकाउंट उसका ट्रेसेबल नहीं होता। तो आपकी इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ इसमें शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। और भी आपकी जो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपकी इस तरह की मार्केट में होती हैं, आपकी ब्लैक मार्केट्स वगैरह में, वो आपकी इस चीज़ में फिर नहीं आती। कैलकुलेटिंग जीडीपी एक्सपेंडिचर अप्रोच में हम बात करते हैं। सिंपल इसकी एक लाइन में स्टेटमेंट बता दो कि आप जितने भी आपका एक्सपेंडिचर है ना फाइनल गुड्स पे, ठीक है, फाइनल गुड्स पे, जिस तरह से मैंने बताया था कि जी कंप्लीट लैपटॉप काउंट होगा तो पूरा एक्सपेंडिचर जितने भी आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स पे होगी ना, ठीक है, वो आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच आएगा। और इसी तरीके से अगर आप इनकम अप्रोच की बात करते हैं तो तमाम जो इनकम आई है आपकी फाइनल गुड्स को बेचने से, ठीक है, वो आपकी फिर इनकम अप्रोच में आ जाती है, ठीक है। ये दो आपकी कैलकुलेट करने के तरीके थे जीडीपी के। इसके बाद बात करते हैं जी नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। ये चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये चीज़ आप लोग जो है वो कमेंट में लिखें एक छोटी सी असाइनमेंट के तौर पे, ताकि मुझको पता चले कि कौन लोग जो हैं वो इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, आपको इंटरनेट वगैरह पे भी मिल जाएगी, लेकिन मैं एक टास्क देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर ही, तो मैंने कहा कि मैं इस कमेंट में इसको दे दूँ। इसके बाद है जी द बिजनेस साइकिल। इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल की क्या बात होती है, इस इमेज से आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। एक्सपेंशन होती है, ठीक है, फिर आपका पीक होता है, इसमें आपका मैक्सिमम मतलब समझ लें कि जो आप कर रहे होते हैं अर्न वगैरह, वो सारा का सारा जो है वो यहाँ पे पीक पे होता है। एक्सपेंशन में होता है कि आप बिल्कुल मतलब स्टार्ट कर रहे होते हैं, इस लाइन से भी आप समझ ही जाएंगे। ये इमेज एक बड़ा सिंपल सा है, बहुत एक अच्छा सा है समझाने के लिए। एक्सपेंशन में आप, ठीक है, बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, पीक पे आपका मैक्सिमम होता है, फिर रिसेशन वगैरह आता है, ठीक है। वैसे होता ही है कि रिसेशन हर कुछ सालों बाद आता ही आता है, और रिसेशन से फिर आप दोबारा से एक्सपेंशन में चले जाते हैं। पर जिस तरह से आजकल कोविड है और कोविड के दिनों में जिस तरह से बिजनेसेस जो हैं वो गिरे हैं, तो इसमें अब हम जा रहे हैं डिप्रेशन में। यानी रिसेशन के बाद जो एक और मतलब एक्सट्रीम किस्म का जो रिसेशन होता है ना, उसको डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये फिर डिप्रेशन है। डिप्रेशन के बाद आपका आ जाता है ट्रफ। ट्रफ में क्या होता है कि आपका वो पॉइंट आ चुका होता है जो कि डिप्रेशन का मैक्सिमम होता है, ठीक है। यानी आप बिल्कुल डिप्रेशन एंड हो गया, ठीक है, और आप फिर से रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाली चीज़, यानी कि ये आपका वो लोएस्ट पॉइंट है जहाँ पे सब चीज़ें एंड हो चुकी हैं और अब बेहतरी की तरफ आपकी अब दोबारा से जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों ने जो डिप्रेशन अभी देखा था इस कोविड में, अब वो इंटरनेशनली देखा जाए तो थोड़े से अब आपके बिजनेसेस रिवाइव होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन माय ओपिनियन, शायद अभी मैं फ्यूचर तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट इन माय ओपिनियन यही आपका ट्रफ है कि यहाँ पे आपने जो है बस अब आपका एंड है मतलब डिप्रेशन का, और अब आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रिकवर करेंगे। फिर रिकवर के बाद फिर आपका एक्सपेंशन होता है और फिर पीक होता है, फिर इस तरह से आपका ये चलता रहता है। इसके बाद आपके सेकंड नंबर पे आ जाते हैं लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लिमिटेड अनएम्प्लॉयमेंट में सिंपल सा एक लाइन में कॉन्सेप्ट अभी देता हूँ, तो कि आपने अपने लोगों को जो है ना वो इंगेज रखना है काम के मामले में, ठीक है। आपने जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने देनी, ये चीज़ आपने रोक कर रखनी है। और आप ना उन लोगों के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं जो कि काम करना चाह भी रहे होते हैं। लेबर फोर्स जो होती है, बेसिकली ये जो लेबर फोर्स की बात हो रही है, लेबर फोर्स वो होती है जो कि वो लोग जो कि काम करना चाहते हैं, ठीक है, और वो अडल्ट भी हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ में आ जाते हैं,
कि काम करने की उनमें सलाहियत भी हो, काम करने के लिए वो मैच्योर भी हों और इन एडल्ट हों, और वो काम करना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आप देखते होंगे कि जो चाहता ही नहीं है कि हम मतलब जॉब वगैरह करें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये कहती है कि उन लोगों को जॉब जो है वो मतलब उनके लिए करना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेसिक मतलब भी यही होता है कि वो लोग जो काम करना चाहते हैं पर काम नहीं कर पा रहे, किसी भी रीज़न की वजह से उनको मिल नहीं रही। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जी आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास जो है समझ लें कि टेम्प्रेरी जॉब है, एक तो ये चीज़ हो सकती है, या आप दो जॉब्स के बीच में हैं। ठीक है, यानी कि आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप नेक्स्ट कोई जॉब देख रहे हैं बेहतरी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, या आप अपनी जॉब से खुश नहीं है तो आप स्विच करना चाह रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, बैड बॉस है या आपकी मतलब वहाँ पे कोई भी मतलब रीज़न हो सकती है, लेकिन आप एक जगह जॉब कर रहे हैं और दूसरी जॉब पे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरी, इसके अंदर 2-3 टाइप्स जो थी वो मैंने आपको बता दी है। एक इसमें एक और टाइप भी है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपकी एक और रेफरेंस बुक से मैंने एक चीज़ निकाली थी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। एक आपने नोट किया होगा कि एसी वगैरह का जब सीज़न होता है समर्स में, ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो काम करते हैं, और जैसे ही सीज़न चला जाता है तो उनका बिजनेस जो है वो बैठ जाता है। वो फिर मतलब या तो रेस्ट करते हैं या मतलब कुछ और कर लें तो कर लें, लेकिन सीजनल में यही होता है कि आपका जब सीज़न आया, ठीक है, तो वो उस काम को कर लेते हैं, जब सीज़न नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाएंगे कि सीज़न आया तो हमने काम कर लिया, एसी वगैरह ठीक कर लिया, सीज़न ख़त्म हो गया तो हम फिर जाके बैठ गए। ठीक, आपका ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। फिर आ जाता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आपकी बेहतर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, मतलब एग्जांपल से बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो आपका आ रहा है ना, बूम आया हुआ है, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है तो लोग रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, मशीन से भी हो सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी से भी हो सकते हैं। पुराने वक्तों में किसी और तरीके से डिज़ाइनिंग जो होती थी वो कोरल वगैरह पे होती थी। आप देखें फोटोशॉप वगैरह के बहुत अच्छे वो आ गए हैं, एडोबी ने बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर निकाल दिए जिस पे आप काम कर सकते हैं। पहले लोग कोरल पे काम करते रहते थे। ठीक है, तो ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट वो वाली होती है जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट ज़रा इस तरह की है कि जी टेक्नोलॉजी आई है, टाइम आया है इस तरह का कि टाइम चेंज हुआ है तो स्किल्स चेंज हो रही हैं। ठीक है, लोगों के डिमांड्स वगैरह चेंज हो रही हैं, तो ये आपका इस चीज़ में आ जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में। टेक्नोलॉजी की वजह से जो लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं तो उनका यही होता है कि आप जो है अपनी स्किल्स को इन्हेंस करते रहें और नेक्स्ट से नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ को लर्न करते रहें, तो आप ही के लिए अपना फ़ायदा है उसमें। फिर है आपका क्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ये खतरनाक होती है, यानी कि इसमें इसका मतलब ये होता है कि जी रिसेशन की वजह से जैसे आजकल जो है अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, ठीक है, वो आपका इसमें आ जाता है क्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट में। और इसमें ये भी होता है कि जी डिमांड चीज़ों की कम हो गई है आजकल, तो फिर इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट का जो मेन फोकस होता है ना वो क्लिनिकल अनएम्प्लॉयमेंट को होता है। हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचर रेट में हमने बताया था जिस तरह से मैंने कि एक सेकेंड, सॉरी मैंने ये लाइन जो है 2 दफ़ा लिख दी है, ये एक मिस्टेक है। नेचर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सिंपल सा बात ये है कि मतलब बुक्स यही कहती हैं और ये मतलब लॉजिकली बात भी ठीक है कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल ये दोनों जो है ना वो हमेशा से ही रहती हैं। जैसे से मैंने इसमें पिछली स्लाइड में ये टाइप्स में आपको मैंने बताया था फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि आपका जो है ना मतलब लोग जो हैं वो बेहतर जॉब की तरफ जाते ही रहते हैं। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शनल में आ गई है कि वो बेहतर जॉब की तलाश में होते हैं या पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, या उसमें अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो आपका जो है वो स्ट्रक्चर में भी यही हिसाब किताब होता है कि लोग जो हैं वो मतलब जिस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं आ गई या कुछ चीज़ आ गई तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इट्स नेचुरल। इस पे जो है वो लोगों को अपनी थोड़ी सी बेहतरी खुद करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन आपका क्लिनिकल पे गवर्नमेंट का बाकायदा फोकस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिसेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं, गवर्नमेंट को उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए।
स्ट्रक्चरल और आपका फ्रिक्शनल जो है वो तो चलता रहता है, ठीक है, इट्स नेचुरल। लेकिन जो दूसरी चीज़ है ना, वो जो है वो थोड़ा सा ख़तरनाक सीन होता है कंट्री के लिए, तो उस पे कंट्री को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट की क्या बात होती है कि फुल एम्प्लॉयमेंट में ये है कि जो आपके जितने भी क्लिनिकल वाले हैं, क्लिनिकल एम्प्लॉयमेंट वो ना हो, ठीक है, फुल टाइम सब लोग जो है वो काम शाम पे लगे हुए हों, ठीक। बाकी फुल एम्प्लॉयमेंट में यही बात दोबारा भी रिपीट की गई है कि क्लिनिकल सॉरी फ्रिक्शनल और जो आपकी जो स्ट्रक्चरल है वो चलती रहती है 19-20 करके। अच्छा, थर्ड और लास्ट पार्ट जो है इसका वो है कि जी की प्राइस स्टेबल, यानी इन्फ्लेशन को आप रोक कर रखें। सबसे पहले तो उसमें इसने वेजेस की बात की है। दो तरह की वेजेस हैं, एक है नॉमिनल वेज, एक है रियल वेज। नॉमिनल वेज में ये होता है कि आप क्या कमा रहे हैं। लाइक मेरा अगर जैसे दिहाड़ी सिस्टम है, मुझे आई डोंट नो कि आजकल क्या रेट है, बट फर्स्ट करें कि 1000 रुपीज़ पर है पर पर्सन पर डे, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपकी जो नॉमिनल वेज है वो 1000 है, ठीक है। और रियल वेज में ये होता है कि वो कितना उस चीज़ से परचेज कर सकता है। इसमें आपकी थोड़ी सी इन्फ्लेशन भी आ जाती है। बुक आपकी ये भी कहती है कि अगर इन्फ्लेशन आपकी ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो 1000 रुपये में कम लेगा चीज़ें, और अगर इन्फ्लेशन कम है, ठीक है, तो वो उन पैसों में कुछ ज़्यादा चीज़ें भी ले सकता है, ठीक। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, सीपीआई होता है आपका एक बास्केट होती है, ठीक है, उसमें कुछ गुड्स डाल देते हैं, ठीक है, लाइक 5 kg वीट हो गया, कुछ थोड़े से मतलब इस तरह की बेसिक सी कुछ चीज़ें डाल देते हैं। कुछ पल्सेस दालें शालें होंगी, कुछ राइस होंगे, कुछ शुगर होगी, कुछ इस तरह से चीज़ों का एक बकेट बनाते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि उस बकेट की प्राइस आजकल के ईयर में क्या है, ठीक है, और सेम बकेट की वही क्वांटिटी की प्राइस लास्ट ईयर क्या थी, इन दोनों का कंपैरिजन हो जाता है। डिवीजन करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि जी आपका क्या इंडेक्स निकला है इसमें, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है 3 कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। और भी रीजंस हो सकती हैं, बट 3 जो बेसिक है ना वो ये हैं। गवर्नमेंट जो है वो मतलब गवर्नमेंट प्रिंट्स मनी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट प्रिंट्स मनी में ये है कि जी गवर्नमेंट अगर पैसे छापना शुरू कर दे फालतू में, ठीक है, तो उससे इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाती है। इसकी एग्जांपल ये है कि आपकी देखें कंट्री जो है, अगर 100 बंदे हैं कंट्री में फर्ज करें, ठीक है, और 100 बंदों के पास इस टाइम पे 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और इस टाइम मार्केट में वही फर्ज करें कि 5 किलो चावल हैं और 5 किलो आटा है और 5 किलो दालें हैं और 5 किलो घी है, ठीक। अब कंट्री क्या करती है कि जी 2000 रुपये मज़ीद छाप देती है, ठीक। तो पहले जो इन 100 लोगों के पास टोटल मिला के 10,000 रुपये थे, ठीक है, अब वो 12,000 रुपये हो गए। तो अब पैसे तो ज़्यादा कर दिए आपने, बट जो आपके पास जो गुड्स थे, लाइक दालें जो थी, आटा जो था, वो उसी क्वांटिटी में। तो ऐसे फिर प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ों की, ठीक, क्योंकि लोगों के पास इस तरह से पैसे आ जाता है, लेकिन पीछे क्वांटिटी जब उतनी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की, तो ये चीज़ जो है वो फिर इन्फ्लेशन मार्केट में क्रिएट कर देती है। तो ये जो चीज़ है गवर्नमेंट का पैसे बनाना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। आप जिम्बाब्वे की इस चीज़ पे पढ़ सकते हैं डिटेल, उनके नोट जो हैं वो बिलियंस में हैं, ठीक है। और वैसे भी एक सिंपल सी चीज़ है, एक कंट्री का अगर आप देखना चाह रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन का क्या हिसाब किताब है, तो उस कंट्री को ये देखें कि वो कितने बड़े नोट ज़्यादा छाप रही है। लाइक हमारी कंट्री में 5000 का नोट जो है वो ऑपरेशनल है, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है, अगर कंट्री बड़े से बड़े नोट छाप रही है या कॉइन्स छाप रही है, तो इट मीन्स के मतलब कॉइन्स भी इसके थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं। लाइक पहले हमारे में वो 4 पैसा भी था, 8 भी था, ठीक है, सॉरी 5 पैसा था, 25 पैसा था, 50 पैसा था, वो चलते थे, ठीक है। अब 5-5 के भी कॉइन्स जो हैं वो बड़े कॉमन है। तो ये चीज़ है कि जिस तरह आपके सिक्के भी, कॉइन्स भी बड़े होते रहते हैं, वो भी एक इंडिकेशन होती है कि जी आपकी कंट्री की जो है वो मतलब कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है। अच्छा, इसके बाद है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें ये होता है कि जनाब जी
या तो चीज़ जो है उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है, या वो चीज़ शॉर्ट हो गई है। तो ये आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आ जाती है। पिछले दिनों जिस तरह से जो फेस मास्क हैं, ठीक है, वो 5 रुपीज़ पाकिस्तान में थे और 15-20 रुपीज़ देते थे, तो आपको 5 से 6 मास्क भी इवन मिल जाते थे बिफोर कोरोना। लेकिन जिस टाइम पे कोरोना आया था तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो, और पीछे ज़ाहिर बात है कि उतना स्टॉक नहीं था और लोगों ने वैसे भी खुद भी स्टॉक रोक लिए थे, तो वही चीज़ 120 रुपीज़ का मास्क पर पीस हो गया था। तो ये आपका फिर इसमें आ जाता है कि डिमांड या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है या चीज़ की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में होता है कि जी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, यानी कोई चीज़ आप जो बना रहे हैं उसमें आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मैंने एक बहुत एग्जांपल सिंपल सी ये है कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई एक यूनिवर्सिटी है और वो उस यूनिवर्सिटी में कैंटीन वालों को कहते हैं कि आपकी गैस फ्री है, आपकी बिल्डिंग का रेंट नहीं होगा, हम आपसे सिक्योरिटी के चार्जेस नहीं लेंगे और इस तरह का कोई ईयरली चार्ज नहीं है, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि उनके पैसे बचेंगे, यानी जो कैंटीन वगैरह चलाएंगे, और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्राइसेस कम रखेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, और स्टूडेंट्स को कम पैसों में वो चीज़ें मिलेंगी। और अगर वही यूनिवर्सिटी जो है वो उन्हीं कैंटीन वालों पे जो है इम्पोज कर दे कि नहीं, आपने हमें पर मंथ जो है वो 20,000 रेंट देना है और आपकी गैस का और बिजली का बिल भी आपको मतलब जितनी भी यूटिलिटी बिल्स हैं वो आपने देने हैं, और आपने ईयरली भी सर्विस चार्जेस देने हैं, सिक्योरिटी के भी देने हैं, तो क्या करेंगे कि फिर वही प्रोडक्ट्स जो नॉर्मल प्रोडक्ट, यानी कि जो समझ लें कि बिरयानी की प्लेट थी, अगर वो पहले 50 रुपीज़ की थी तो फिर वो उनको भी मजबूरन वो 120 की या 130 या 150 तक की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट जो है वो फिर स्टूडेंट्स पे आएगा, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट इसकी एक तरीके से बढ़ती जा रही है। तो इसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। प्रोडक्ट की अगर आप कहते हैं कि जी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, प्लास्टिक, अगर कोई कंपनी जो है वो प्लास्टिक की कोई चीज़ बनाती है, तो अगर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है फिर वो आगे की प्राइसेस उससे महंगी हो जाएंगी। अगर बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दे तो ओवरऑल फिर महंगाई भी उसका पड़ सकता है, इफेक्ट पड़ सकता है प्रोडक्ट्स वगैरह पे। तो मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि आपकी प्रोडक्शन में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि आपका जो है वो कॉस्ट प्रोडक्शन की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अभी तक के लिए जो है वो इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को वाइंड अप करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन जो हमारा लाइव होगा मेरी अपनी क्लास के साथ, आप उसमें मुझसे लाइव भी पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।